तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागद्वीप का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इनके मृत शरीर फिर से एक होकर गायब हो रहे हैं और मेरे सामने फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि इसको किसने भेजा है। इस ख्वामा ख्वामा की लड़ाई से किसको क्या फ़ायदा हुआ है। इस घटनाक्रम का एक अध्याय नागद्वीप में खेला जा रहा था। विसर्पी को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। भागने या बचने के सारे रास्ते बंद है। अब तो कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। चमत्कार पास में ही मौजूद था। नागद्वीप के राजतांत्रिक विसंधर के रूप में ही मौजूद था। विसर्पी को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ विसर्पी ही ऐसी एकमात्र आशा है जो नागिना को नागद्वीप हड़पने से रोक सकती है। अगले ही पल वह तांत्रिक बवंडर विसर्पी को भीड़ के बीच से उठा ले गया। ये क्या हो रहा है। ये किसकी हरकत है। किसने साहस किया है नगीना के मुंह से शिकार छीनने का। देखते ही देखते बवंडर विसर्पी को दूर उड़ा ले गया। विसर्पी भाग नहीं सकती। उसको ढूंढो। नागद्वीप के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ और देखते ही विसर्पी को खत्म कर दो। जाओ। और तब तक मैं इस राजदंड की चाबी से खजाने का दरवाज़ा खोलती हूँ। अरे मैं इस दंड को उठा क्यों नहीं पा रही हूँ। यह दंड मुझे सामग्री क्यों नहीं मान रहा है। नागद्वीप की प्रजा ने मुझे दिल से सामग्री नहीं माना है, मजबूरी वश माना है। मेरे तंत्र अंकुश की शक्ति के कारण अभी तक राजदंड पर विसर्पी की इच्छा शक्ति हावी है। विसर्पी के मरने के बाद यह स्वतंत्र हो जाएगा, तब मैं इस पर अधिकार जमा सकूंगी। यानी विसर्पी को मरना होगा। विसर्पी ने फिलहाल मौत को दूर टाल दिया था। उस रहस्यमय बवंडर ने मुझे एक मौका दे दिया है और उस मौके को मैं खोऊंगी नहीं। नगीना को अब सिर्फ एक शख्स रोक सकता है। नागराज। अगर नगीना खजाना ले गई है तो उसको ढूंढने में महात्मा कालदूत मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे भी मानसिक संपर्क बनाने में विफल हो रहा हूँ। सारे संपर्क सूत्र एक एक करके कट रहे हैं, लेकिन यह स्थिति हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी। कुछ न कुछ नया जरूर घटेगा और वह भी जल्दी। घटनाएं तो इस वक्त भी घट रही थी। विसर्पी नागराज की तरफ बढ़ रही थी और मौत भारती की तरफ। रुक जा केंटुकी, मुझे अपनी जान लेने पर मजबूर ना कर। अब मैं संभल गया हूँ। शांति से हमें आज़ाद कर दे वरना तू पछता भी नहीं सकेगा। गीदड़ भपकी मध्य वेदाचारी अगर कुछ कर सकता है तो करके दिखा, वरना चुपचाप अपनी पोती की जान निकलती हुई देख। ये क्या हो रहा है। कौन मार रहा है मुझे। वही हो रहा है जिसका मुझे हमेशा से डर था। जरूर केंटुकी ने भारती पर ऐसा घातक वार किया होगा जिससे उसके प्राण निकलने वाले ही होंगे और ऐसा होने पर इसको आना ही था। लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। चाहे प्राण चले जाए लेकिन इसकी मदद मैं कबूल नहीं कर सकता। रुक जाओ अग्रज, हमको तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। वेदाचारी की चीख के जवाब में एक पारदर्शी आकृति हवा में उभरने लगी। भारती को जो नुकसान पहुंचाएगा वह नहीं बचेगा। भारती मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तो हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। चले जाओ, जाओ अपनी दुनिया में वापस जाओ। भारती को मैं बचाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक मौका ज़रूर दूंगा, लेकिन असफल होने पर आप मुझको नहीं रोकेंगे। भारती के बचने तक मैं यहीं पर रहूंगा, अदृश्य रूप में। केंटुकी अपनी जान बचाने के चक्कर में कुछ भी समझ नहीं पाया था। तूने मुझ पर कोई तिलिस्मी चाल चली है बुड्ढे। अब मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। जिस दीवार पर तू बंधा है उसको इतना गर्म कर दूंगा कि दीवार तेरी चिता बन जाएगी और यही हाल तेरी पोती का भी होगा। जल वेदाचार्य, जल, तेरी हड्डियां गंदे नाले में बहा दूंगा। दीवार का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और उसी पल वेदाचार्य ने अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़ दी। मैं तापमान इतना बढ़ा सकता हूँ कि तू पल भर में भस्म हो जाए, लेकिन तुझे तो तड़प तड़प कर मरना है, तड़प तड़प कर। अब ये क्या मुसीबत आ गई। ये मेरा तिलिस्मी प्राणी है केंटुकी, जिसको मैंने अपने पास रुद्राक्ष की माला के रूप में रखा हुआ था। इसका प्रयोग अब मैं दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन इसका दोबारा प्रयोग करने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि यह तेरा काम तमाम करने के लिए काफ़ी है। इस वक्त तो गुरुदेव की प्रयोगशाला में है वेदाचार्य। यहाँ पर ऐसे प्राणियों से निपटने का पूरा सामान मौजूद है। यह ज़्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। गलत, इसके सामने तू ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा केंटुकी, क्योंकि मैं इसको उस तरफ जाने ही नहीं दूंगा जिस तरफ इसको नष्ट कर सकने वाले यंत्र मौजूद है। इसी दौरान नागद्वीप में विसर्पी की जिसने मदद की है उसको तो मैं बाद में ढूंढ कर दंड दूंगी। फिलहाल तो देखूं कि विसर्पी इस वक्त कहाँ पर है। नागद्वीप वासी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ए मेरे तांत्रिक मुंड, दिखा मुझे कि विसर्पी इस वक्त कहाँ पर है। ढूंढ उसको।
मुंड की आंखों में एक दृश्य उभरने लगा और नगीना चौंक उठी। विसर्पी समुद्र में तैरकर महानगर की तरफ जा रही है। जरूर यह नागराज के पास जा रही है, उससे मदद लेने। और नागराज भी गरलगंट के हाथों मरने से बच गया है। अगर विसर्पी नागराज से मिल गई और नागराज यहाँ पर आ गया तो कुछ भी हो सकता है। नागद्वीप का राज मेरे हाथ से जा सकता है। एक ही हल है, विसर्पी को मरना होगा। उसके मरने के बाद राजदंड मेरे हाथ में आ जाएगा और फिर नागराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन नागराज के सामने विसर्पी को कौन मार सकता है? किसमें है इतना दम, किसमें? हाँ, कालदूत। कालदूत के सामने नागराज टिक नहीं पाएगा। कालदूत महानगर जाओ और विसर्पी को खत्म कर दो, और जो तुमको रोकने की कोशिश करे उसको भी मार डालो। जो आज्ञा स्वामिनी, विसर्पी नहीं बचेगी। कालदूत जा रहा है। अब इससे पहले कि नगीना मुझे ढूंढ ले, मुझे नगीना को काबू में करना होगा, और उसका यही मौका है। तुम लोग तो मानव लगते हो, इच्छाधारी नाग तो हो नहीं। फिर इस निषिद्ध क्षेत्र में कैसे आ गए? जानते नहीं, इस द्वीप में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। तुम कौन हो और कालदूत हमको कहाँ मिलेगा? कमाल है, जवाब देने की बजाय सवाल कर रहा है, और वह भी राजतांत्रिक विसंधर से। सबक देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। देख, उड़ गए इसके चिथड़े। अब सबसे पहले अब इससे पहले कि तेरा भी यही हाल करूं बूढ़े, मेरे सवाल का जवाब दे दे। सवाल पहले मैंने किया है, जवाब पहले तुम दोगे, और वह भी जल्दी, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद तुम जवाब देने के काबिल ही ना रहो। तुम लोग कौन हो? इसके तो चिथड़े तक आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। तुम मामूली लोग नहीं हो। कालदूत से टकराने की इच्छा रखने वाले मामूली नहीं हो सकते। मुझे माफ़ी दे दो, मैं सब बताऊंगा। पूछो पूछो, क्या पूछना है? कालदूत कौन है और वह हमको कहाँ मिलेगा? और नागद्वीप में इतनी हलचल क्यों है? अगर तुम 2 पल पहले आ जाते तो कालदूत के दर्शन खुद ही कर लेते। और रही हलचल की बात, तो नगीना ने सबको यहाँ की राजकुमारी विसर्पी की खोज में भेजा है, उसे ढूंढ कर मार डालने के लिए। नगीना यहाँ पर है? वाह, लेकिन वह विसर्पी को मारना क्यों चाहती है? विसंधर राजा मणिराज की बरसी से सारा घटनाक्रम सुनाता चला गया। ओह, यानी वह राजदंड ही नागद्वीप के खजाने की चाबी है, और उसको वही उठा सकता है जो नागद्वीप का शासक होगा। फिर तो हमको राजदंड से काम है, कालदूत से नहीं। लेकिन विसर्पी के मरने से तो नगीना शासक बन जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? हमको विसर्पी को बचाने महानगर जाना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। विसर्पी बच गई तो वह शासक बनी ही रहेगी। हमको कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जो नगीना और विसर्पी दोनों को मात दे दे, जो हमको नागद्वीप का शासक बना दे और राजदंड को हमारे हाथों सौंप दे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, यह असंभव है, एकदम असंभव। राजा मणिराज, हाँ, तुमने अभी बताया कि उसकी राख से भरा हुआ अस्थि कलश अभी भी उसकी समाधि पर रखा हुआ है। हाँ, लेकिन उससे क्या? हमको तुरंत वहाँ लेकर चलो। अब नागद्वीप के शासक हम बनेंगे। चाहे विसर्पी जिंदा बचे या नगीना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा? हमारा ध्येय नागद्वीप पर नहीं, समय पर राज करना है। अपना मकसद पूरा होने पर हम नागद्वीप का राज तुझे सौंप जाएंगे। विसंधर, कमाल है, मैं तो तुम दोनों का नाम भी अभी तक नहीं जानता, और तुम दोनों मुझे राजपाट सौंप दे रहे हो। चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ मणिराज की समाधि। और महानगर में मुझे यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। पूरे घर की छानबीन करनी चाहिए। शायद कहीं पर ऐसा कोई सुराग मिल जाए जो मुझे भारतीय और वैदाचारी का पता दे सके। तभी, अरे, घर के बाहर तैनात जासूस सर मानसिक संकेत भेज रहा है। कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह जो भी है, उसका इस तिलिस्मी घर में घुसना तो दूर, अंदर कदम तक रख पाना मुश्किल है। अरे, वह शख्स तो खिड़की तक पहुंच गया। संभव यह तो तभी हो सकता है जब तिलिस्म घुसने वाले की अतिथि के रूप में पहचान कर ले। ऐसा कौन हो सकता है जो इस घर में अतिथि रह चुका हो? अभी देखता हूँ। अगले ही पल अतिथि अपने आप अंदर आ गिरा। विसर्पी, तुम यहाँ पर कैसे? और तुम घायल कैसे हो गई? किसने किया है ऐसा दुस्साहस? छोड़ दो इसे, और नागद्वीप की सामग्री नगीना के आदेशानुसार मुझे इसे मृत्युदंड देने दे, वरना राजाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। दुस्साहस तो तू करेगा नाग सामग्री नगीना, मृत्युदंड? महात्मा कालदूत, ये क्या कह रहे हैं विसर्पी? दुस्साहस तो तू करेगा नागराज, विसर्पी को बचाने की चेष्टा करके।
और वहाँ से दूर तू केंटुकी की शक्ति को नहीं जानता वेदाचारी। मेरे अंदर 50 हाथियों का बल है। तेरे रुद्राक्ष प्राणी को मेरा एक ही वार रुद्राक्ष के मनकों को बिखेर देगा। रुद्राक्ष के सामने 50 तो क्या 100 हाथियों का बल भी बेकार है केटुकी। तू जितना प्रतिरोध करेगा तुझे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी। वेदाचार्य रुद्राक्ष प्राणी को पूरी प्रयोगशाला में फैले तिलिस्मनाशक यंत्रों के पास भटकने तक नहीं दे रहे थे और इस कारण केंटुकी रुद्राक्ष प्राणी पर हावी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वेदाचार्य यह नहीं जानते थे कि कुछ यंत्र गुप्त तरीके से भी प्रयोगशाला में लगे हुए थे। रोशनी की किरणें एक यंत्र का निर्माण करने लगी। तिलिस्मनाशक यंत्र की कैद में आते ही रुद्राक्ष प्राणी के रुद्राक्ष बिखरने लगे। ओह, रुद्राक्ष नष्ट हो रहा है, यह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर यह हार गया तो अग्रज फिर से आ धमकेगा और यह मैं कतई नहीं चाहता। क्या करूं? इस तिलिस्मी नाशक यंत्र को नष्ट करने वाला तिलिस्म मैं बना सकता हूं, लेकिन उसको बनाने के लिए रेखाएं कैसे खींचूं? एक रास्ता है रेखाएं खींचेगा मेरा अंग वस्त्र मेरा दुपट्टा हाथ में आते ही वेदाचार्य ने उसे हवा में एक खास तरीके से घुमाकर फेंका और जमीन पर एक खास आकृति के आकार में गिरे दुपट्टे ने तिलिस्मनाशक यंत्र का असर नष्ट करना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि केंटुकी इस आश्चर्यजनक घटना से उबर पाता, उस वार ने उसके होशो हवास छीन लिए। शाबाश, अब हमारे बंधन को तोड़कर हमको आज़ाद करो रुद्राक्ष। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम दोबारा माला के रूप में आ सकते हो। वेदाचार्य और भारती के बंधन तोड़कर रुद्राक्ष फिर से माला के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ था दादाजी? हम आज़ाद कैसे हो गए? बताता हूँ भारती, अभी बताता हूँ। अग्रज, मैं जीत गया और तुम हार गए। अब दोबारा कभी सामने मत आना। कोई नहीं। अब हमको तुरंत नागराज से संपर्क करना होगा, क्योंकि सिर्फ वही नागपाशा और गुरुदेव को त्रिफना पाने से रोक सकता है। रहस्यमय अग्रज के बारे में हम भविष्य में कभी बात करेंगे। फिलहाल तो हमको पहुंचना है महानगर के उस हिस्से में जहाँ पर एक महायुद्ध छिड़ने वाला था। ओह, यानी यह सब नगीना की योजना है। मरने तो तुमको मैं वैसे भी नहीं देता विसर्पी, लेकिन यह जानने के बाद तो तुम्हारा जीवित रहना और भी आवश्यक हो गया है। चाहे मेरी जान चली जाए, परंतु मैं महात्मा कालदूत को तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे अपनी नहीं, नागदीप की चिंता है नागराज। अगर नगीना के हाथों में राजदंड आ गया और महात्मा कालदूत भी उसके गुलाम बने रहे तो वह सामग्री की शक्तियाँ पाकर पूरी दुनिया में उत्पात मचा देगी। घबराओ मत विसर्पी, नगीना को महात्मा कालदूत ही रोकेंगे और इनको रोकूंगा मैं। अब न तो तू बचेगा नागराज और न ही विसर्पी बचेगी महात्मा। मैं आपके सिर पर इसकी हत्या का पाप नहीं चढ़ने दूंगा। नागराज की फुंकार से कालदूत तिलमिला उठे और नागराज को इस हरकत का नतीजा भुगतना पड़ा। नागराज दीवार से जा चिपका। वह अद्भुत है ये त्रिशूल, मेरा इच्छाधारी रूप भी इसके पार नहीं जा पा रहा है। अब पहले विसर्पी मरेगी नागराज और फिर तू। मुझे विसर्पी को बचाना होगा, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो महात्मा कालदूत को वारों को रोक सके? हाँ, एक चीज़ है ऐसी, देव कालजयी द्वारा मुझे दिए गए विशेष नागफनी सर्प। कुछ ही पलों के बाद विसर्पी एक विशेष सुरक्षा कवच में थी। ले और मर। यह क्या? चीड़ चला सर्प जाल के पार नहीं जा पा रहा है। क्यों? ये सर्प नागफनी सर्प है, देव कालजयी की शक्तियाँ से युक्त, इसलिए ये मेरे चिड़चला को रोक पा रहे हैं। अब विसर्पी के स्थान पर तू मरेगा नागराज। तेरे मृत होते ही यह सर्प जाल भी टूट जाएगा और तुझे मारना बहुत आसान है, क्योंकि इस वक्त तू मक्खी की तरह दीवार से चिपका हुआ है। दीवार के जिस भाग में से चिपका हुआ हूँ वह ज़्यादा देर तक बाकी दीवार के साथ नहीं रहेगा महात्मन। अब मुझे मारना आसान नहीं है और न ही आसान नहीं है ना महात्मन? नहीं है नागराज, परंतु तुझे विसर्पी को मुझे सौंपना ही पड़ेगा, वरना जिस दुनिया के लिए तूने नागद्वीप का सिंहासन त्यागा था उसी दुनिया को मैं शमशान बना दूंगा और इसके वासियों को मुर्दा। मैं पूरे नगर के वातावरण को जहरीला बना दूंगा। सारे मानव तड़प तड़प कर मरेंगे। अब इनकी ज़िंदगी तेरे हाथों में है, या विसर्पी की जान दे दे या इस नगर के निवासियों की। मैं आपके जहर को वातावरण में फैलने नहीं दूंगा। मैं अपने मुंह से जहरीली हवा खींचकर नाक से शुद्ध हवा छोड़ता रहूँगा।
अगर हवा नहीं मारेगी तो पानी मारेगा नागराज। चिरचला जमीन को अंदर तक चीरता चला गया और पानी की एक मोटी धार उबल पड़ी। हिंदुस्तान के बाकी नगरों की तरह महानगर का सीवर सिस्टम भी ज़्यादा बोझ सहने का आदी नहीं था। पानी के भरने की गति ज़्यादा थी और निकलने की कम। देखते ही देखते पानी का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। ओह, विसर्पी पानी में डूब सकती है, उसे सर्फ जाल से निकालना पड़ेगा। अब विसर्पी को कैसे बचाएगा नागराज? विसर्पी को हम बचाएंगे। आप? हाँ नागराज, हम आ गए हैं। विसर्पी को मैं तिलिस्मी में सुरक्षित रखूंगा। तुम कालदूत को रोको। आओ दीदी, जरा संभल कर। नागराज तुरंत ही डुबकी लगा गया। सबसे पहले तो पानी को भरने से रोकना होगा, वरना कई जानें खतरे में पड़ जाएगी। मैं पानी का निकालना तो फिलहाल नहीं रोक सकता, लेकिन इसका रुख जरूर मोड़ सकता हूँ। सर्प सेना बाहर निकलकर एक मोटे पाइप का आकार लेने लगी और उस सर्प पाइप ने उस छेद को मुंह पूरी तरह से ढक लिया। समुद्र यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सर्प पाइप को समुद्र तक पहुँचा दूंगा, फिर ये सारा पानी यहाँ भरने के बजाय समुद्र में गिरेगा। शहर में भरा हुआ पानी जल्दी ही सीवर के रास्ते बाहर निकल गया, लेकिन इस असफलता ने कालदूत के गुस्से को और भड़का दिया। अब तू जीवित नहीं बचेगा, हम तुझे फांसी देंगे, फांसी। काल सर्पी के बंधन में भी मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। एक बार मेरे नागफनी सर्पों ने काल सर्पी का मुकाबला किया था, लेकिन उस बार ये विशाला के अधीन थी। इस बार ऐसा करना संभव नहीं होगा। मेरे वार भी इनको तोड़ नहीं पा रहे हैं। यह मेरी गर्दन तोड़ दे रही है, इसके शिकंजे को जल्दी ही तोड़ना होगा। शीतनाग कुमार बाहर आकर काल सर्पी पर शीत फुंकार छोड़ो जल्दी। त्रिशूल और काल सर्पी से बच गया और चिरचला का वार झेल कर दिखा। मेरा ख्याल सही निकला। अत्यधिक कम तापमान में अधिकतर वस्तुएं नमक के ढेले की तरह भंगुर हो जाती है, यानी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। त्रिशूल और काल सर्पी से बच गया। अब चिरचला का वार झेल कर दिखा। चिरचला नागराज को चीरता चला गया। नागराज, महात्मा कालदूत के शरीर में धंसा हुआ अंकुश निकाल दो, फिर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही करना चाहता हूँ विसर्पी, लेकिन वह अंकुश कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। बिना दिखे उसको कैसे निकालूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि अंकुश इनके शरीर के किस भाग में धंसा है। ओह, एक तरीका है विसर्पी। अगले ही पल नागराज एक तरफ लपक पड़ा। भाग रहा है नागराज, भाग भाग। तेरी अनुपस्थिति में मैं विसर्पी की जान आराम से निकाल सकूंगा। यह काम आप वेदाचार्य को लाश में बदलने के बाद ही कर सकते हैं महात्मन। और वेदाचार्य और कालदूत के टकराव की नौबत नहीं आई, क्योंकि नागराज ने वापस आने में देर नहीं की थी। तू फिर से मरने के लिए आ गया नागराज, और इस बार तू पीछे से वार करना चाहता है। मैं आपको नागिना की दास्ता से मुक्त करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं यह मेटल डिटेक्टर साथ लेकर आया हूँ। अंकुश धातु का है और धातु का यह धातु खोजक तुरंत ढूंढ सकता है। मिल गया, अंकुश पूंछ में धंसा है। मैं इसको अपने सूक्ष्म सर्पों द्वारा ढककर इसका संपर्क महात्मा के शरीर से काट दूंगा, ठीक वैसे ही जैसा मैंने यक्ष राक्षस गरलकंठ के साथ किया था। अरे, वार बेअसर रहा। तेरे सर्प मेरे शरीर में प्रवेश करते ही गल रहे हैं। चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया नागराज। अब मैं तेरी जिंदगी के अध्याय को समाप्त करता हूँ। इस कुंडली की जकड़ ने मेरी कुछ पसलियाँ तोड़ दी है। जल्दी ही मेरे बदन की हर एक हड्डी चूरे में बदल जाएगी, और वहाँ से दूर नागद्वीप में। यह क्या है गुरुदेव? आपने राजा मणिराज की भस्म मेरी त्वचा और अपने रसायनों के मिश्रण को इस अनोखे यंत्र में क्यों रखा है? क्या होगा इसमें जो कुछ बनेगा नागपाशा, वह तुझे नागद्वीप का सम्राट बना देगा, और फिर तुझे अपने आप ही मिल जाएगा। त्रिफना, षड्यंत्र गहराता जा रहा है, और इस षड्यंत्र को रोक सकने वाला एकमात्र इंसान उस कालदूत से जूझ रहा है, जिसे मौत भी हार मान चुकी है। क्या करेगा नागपाशा, क्या करेगी नागिना, और क्या करेगा नागराज? इंतजार कीजिए नेक्स्ट भाग का। त्रिफना समाप्त।